नमस्कार। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने भारत के शासन प्रशासन की पूरी शक्ल बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश पॉलिसी में आए जबरदस्त बदलावों की। देखिए, ये टॉपिक यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, एसएससी या कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में यहाँ से सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल आते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में या पहले वाइसरॉय कौन थे। और मेंस में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एनालिसिस या ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के असर पर सवाल बनते हैं। तो चलिए, आज इस टॉपिक को एक एक करके बिल्कुल आराम से समझते हैं, ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई भी सवाल आए वो छूटे नहीं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 1857 की जो क्रांति थी, उसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह कह देना ठीक नहीं है। ये ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, एक गहरा शॉक था। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने सिपाही, किसान, जमींदार और यहाँ तक कि कई राजे रजवाड़े भी सब एक साथ मिलकर उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इस क्रांति ने हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा रूप दिखाया ना कि लंदन में बैठी ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हिल गई। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खराब शासन, उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी हड़प नीति और उसकी शोषण करने वाली लगान व्यवस्था की पूरी पोल खोलकर रख दी। अंग्रेजों को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि भाई, एक ट्रेडिंग कंपनी के भरोसे अब भारत जैसे इतने बड़े देश पर राज करना मुमकिन नहीं है। उन्हें लगा कि अगर भारत को लंबे समय तक अपना गुलाम बनाए रखना है तो शासन करने का तरीका बदलना ही होगा। और बस यहीं से ब्रिटिश पॉलिसी में उन बड़े बदलावों का दौर शुरू हुआ, जिन्हें हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा बदलाव, क्राउन का शासन। इसमें हम जानेंगे कि कैसे इंडिया का कंट्रोल एक कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया। फिर हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को कैसे दोबारा से बनाया गया। ये वो दो पिलर थे जिन पर ब्रिटिश राज टिका था। इसके बाद हम रियासतों को लेकर बदली हुई पॉलिसी और अंग्रेजों की सबसे बदनाम स्ट्रैटेजी, फूट डालो और राज करो के बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और उसका एक ऐसा नतीजा जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और आखिर में हम एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराएंगे। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले और सबसे बड़े बदलाव की। 1857 की क्रांति का जो सबसे सीधा और पहला नतीजा निकला वो था पावर का ट्रांसफर। ये एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज था जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत को सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में ला दिया। अब इस स्लाइड पर जो आप कंपैरिजन देख रहे हैं, ये 1858 के बदलाव की पूरी कहानी कहता है। इसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए, 1858 से पहले भारत पर कौन राज कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका जो हेड होता था उसे कहते थे गवर्नर जनरल, और वो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देता था। लेकिन 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद सब बदल गया। अब शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी क्वीन विक्टोरिया के हाथ में आ गया। जो गवर्नर जनरल का पद था उसे एक नया और ज्यादा पावरफुल नाम दिया गया, वाइसरॉय। वाइसरॉय का मतलब ही होता है राजा का प्रतिनिधि। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये इस बात का बदलाव था कि अब पावर का सोर्स कौन है। लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। ये फैक्ट एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया है, इसे याद रखिएगा। अब इंडिया पर कंट्रोल लंदन में बैठे एक नए ऑफिसर के हाथ में था, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या भारत सचिव कहा गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मिनिस्टर होता था और सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाब देता था। यहाँ पर पावर की इस नई चेन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का नया ढांचा था। देखिए, सबसे ऊपर कौन? ब्रिटिश क्राउन यानी सुप्रीम अथॉरिटी। उनके नीचे ब्रिटिश कैबिनेट में एक नया पद बना, भारत सचिव। ये लंदन में बैठकर इंडिया से जुड़े सारे बड़े पॉलिसी डिसीजंस लेता था। इसकी मदद के लिए 15 लोगों की एक इंडिया काउंसिल भी बनाई गई। इस काउंसिल में ज्यादातर वो रिटायर्ड अंग्रेज होते थे जिन्हें इंडिया में काम करने का लंबा एक्सपीरियंस था। ये इसलिए किया गया ताकि फैसलों में प्रैक्टिकल नॉलेज का इस्तेमाल हो सके। और इंडिया में क्राउन का जो प्रतिनिधि था वो था वाइसराय, जो भारत सचिव को रिपोर्ट करता था। और फिर वाइसराय के नीचे काम करता था पूरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब साफ था, अब भारत से जुड़ा हर छोटा बड़ा फैसला लंदन से तय होना था।
अच्छा, जब सत्ता का पूरा ढांचा बदल गया तो अब भारतीयों को शांत करना भी तो जरूरी था, खासकर उन लोगों को जिन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया था। तो इसके लिए 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का एक ऐलान पढ़कर सुनाया। ये एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव था। इसमें उन सभी बातों को शांत करने की कोशिश की गई जिनकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। पहली बात, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार अब भारतीयों के धार्मिक मामलों और रीति रिवाजों में कोई दखल नहीं देगी। ये सीधे सीधे उस डर को खत्म करने की कोशिश थी जो एनफील्ड राइफल वाले कारतूसों की घटना से फैला था। दूसरी बात, भारतीय राजाओं को भरोसा दिलाया गया कि अब डलहौजी की विलय की नीति खत्म की जाती है, उनके राज्यों को अब छीना नहीं जाएगा और उनके साथ जो भी संधियां हुई हैं उनका सम्मान किया जाएगा। इसका सीधा मकसद था भारत के राजाओं और जमींदारों जैसे ताकतवर लोगों को ब्रिटिश राज का वफादार बनाना। तो कानूनी कंट्रोल तो हासिल कर लिया। अब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता के 2 सबसे मजबूत पिलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को नए सिरे से खड़ा करने का काम शुरू किया। उन्हें पता था कि भविष्य में अगर कोई विद्रोह रोकना है तो इन दोनों को बदलना बहुत जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सिस्टम को और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। हाँ, ये बात सही है कि 1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट के जरिए भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में शामिल करने की एक दिखावटी शुरुआत की गई, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ सलाह देने तक ही सीमित थी। उनके पास कोई असली पावर नहीं थी, न तो वो बजट पर वोट कर सकते थे और ना ही कोई जरूरी सवाल पूछ सकते थे। असली ताकत तो वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में ही थी, जो सीधे लंदन में बैठे भारत सचिव को जवाब देते थे। मतलब फैसले लेने की पूरी प्रक्रिया में भारतीयों की कोई खास भूमिका नहीं थी। अब आते हैं सेना पर। सेना में जो बदलाव हुए वो सबसे ज्यादा जरूरी और दूर तक असर डालने वाले थे। क्यों? क्योंकि 1857 का विद्रोह शुरू ही सेना से हुआ था। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। 1857 से पहले बंगाल आर्मी में हर एक यूरोपियन सोल्जर पर करीब 5 इंडियन सोल्जर होते थे। विद्रोह के बाद इस रेशियो को पूरी तरह से बदल दिया गया। अंग्रेजों ने एक पील कमीशन बनाया और उसकी सिफारिशों पर आर्मी को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। अब बंगाल आर्मी में ये रेशियो घटाकर 1 यूरोपियन सोल्जर पर 2 इंडियन सोल्जर कर दिया गया, जबकि मद्रास और बॉम्बे आर्मी में ये 1:3 रखा गया। बंगाल में ये बदलाव सबसे कड़ा इसलिए था क्योंकि विद्रोह की आग वहीं से भड़की थी। इसका सीधा सीधा मकसद ये था कि भारतीय सैनिक कभी भी गिनती में इतने ज्यादा ना हो कि वो दोबारा कोई बड़ा विद्रोह कर सके। ये पॉइंट, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सैनिकों की संख्या कम करने के अलावा अंग्रेजों ने ये भी पक्का किया कि आर्मी के जो सबसे स्ट्रेटेजिक और पावरफुल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आर्टिलरी यानी तोपखाना और एडवांस्ड राइफल्स, वो हमेशा और पूरी तरह से यूरोपियन सैनिकों के ही कंट्रोल में रहें। उन्हें ये डर था कि अगर सबसे खतरनाक हथियार भारतीय सैनिकों के हाथ में चले गए तो वो फिर से बगावत कर सकते हैं। 1857 में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश तोपखानों पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहते थे, इसलिए इस पर उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली। सेना को दोबारा बनाने में फूट डालो और राज करो की पॉलिसी का खुलकर इस्तेमाल हुआ। अंग्रेजों ने एक नई थ्योरी बनाई जिसे मार्शल रेस या लड़ाकू जातियों का सिद्धांत कहा गया। इसके तहत उन्होंने ये कहना शुरू किया कि कुछ खास कम्युनिटीज के लोग जैसे सिख, गोरखा और पठान, ये तो जन्म से ही बहादुर और वफादार सैनिक होते हैं, और दूसरी तरफ जिन इलाकों के सैनिकों ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जैसे अवध और बिहार के सैनिक जिन्हें पूर्बिया कहा जाता था, उन्हें नॉन मार्शल यानी गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और आर्मी में उनकी भर्ती लगभग बंद ही कर दी गई। इसके पीछे का मकसद बिल्कुल साफ था, सैनिकों के बीच एक कॉमन इंडियन आइडेंटिटी को पनपने ही न देना और उन्हें जाति, धर्म और इलाके के आधार पर अलग अलग रेजिमेंट में बांटकर आपस में ही लड़वाते रहना। चलिए, आप देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं और आम जनता के लिए अपनी पॉलिसी में क्या बदलाव किए। ये बदलाव सिर्फ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन तक ही नहीं थे, बल्कि उनके बाहरी रिश्तों पर भी इसका गहरा असर पड़ा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था जो अंग्रेजों ने 1857 के अनुभव से सीखा था। 1857 से पहले डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और ये विद्रोह का एक बड़ा कारण बना। लेकिन अब इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों ने देखा कि विद्रोह के दौरान पटियाला, हैदराबाद और ग्वालियर जैसी कई रियासतों के राजाओं ने उनका साथ दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने तो इन राजाओं को तूफान में लहरों को रोकने वाली दीवार तक कहा था। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि इन रियासतों को खत्म करने से ज्यादा फायदेमंद है कि इन्हें अपना वफादार दोस्त
बनाकर रखा जाए। अब प्लान ये था कि इन राजाओं को भविष्य में किसी भी राष्ट्रवादी विद्रोह के खिलाफ एक बफर या शॉक एब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अंग्रेजों के लिए कोई नई नहीं थी, वो इसे पहले भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1857 के बाद ये उनकी ऑफिशियल स्टेट पॉलिसी का सेंट्रल पिलर बन गई। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत के लोगों को धर्म, जाति, भाषा और इलाके के नाम पर आपस में इतना बांट दो कि वो कभी भी एक होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े ही ना हो पाएं। उन्होंने समाज में जहां भी कोई दरार देखी, उसे और चौड़ा करने का काम किया। और ये पॉलिसी सिर्फ सेना तक नहीं रही, इसे एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और पॉलिटिक्स हर जगह बहुत प्लानिंग के साथ लागू किया गया। ये टाइमलाइन आपको दिखाएगी कि इस पॉलिसी को कितने सिस्टमैटिक तरीके से लागू किया गया। 1857 में बहादुर शाह जफर के झंडे के नीचे हिंदू मुस्लिम एकता देखकर अंग्रेज हैरान रह गए थे। इसीलिए 1860 के बाद उन्होंने सेना में जाति और धर्म पर आधारित रेजिमेंट बनाई। 1870 के बाद जब पढ़े लिखे भारतीयों में नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी, तो अंग्रेजों ने जानबूझकर कम्युनल पॉलिटिक्स को हवा दी। उन्होंने सर सैयद अहमद खान जैसे मुस्लिम लीडर्स को एनकरेज किया कि वो कांग्रेस से दूर रहें और अपने समुदाय के अलग हितों की बात करें। और इस पॉलिसी का क्लाइमैक्स हमें 1905 में देखने को मिला, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। कारण तो बताया गया कि प्रशासनिक सुविधा होगी, लेकिन असली मकसद था बंगाल में बढ़ रहे राष्ट्रवाद के सेंटर को तोड़ना और हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म के आधार पर बांटना। तो ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बदलाव हो रहे थे, इन सब का असली मकसद एक ही था, भारत का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी आर्थिक शोषण। लेकिन इसका एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी अंग्रेजों ने उम्मीद नहीं की थी, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। चलिए इसे समझते हैं। 1857 के बाद भारत का आर्थिक शोषण और भी तेज और सिस्टमैटिक हो गया। भारत को ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए एक कॉलोनी बना दिया गया। कैसे? पहला, भारत को कच्चे माल का सोर्स बनाया गया। यहां से कपास, नील, जूट सस्ते में ले जाओ। दूसरा, भारत को ब्रिटिश फैक्ट्रियों में बने तैयार माल के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बना दिया गया। मैनचेस्टर में बने कपड़े ने भारत के हैंडलूम इंडस्ट्री को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसी को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, यानी भारत के पारंपरिक उद्योगों का विनाश। तीसरा, रेलवे, पोस्ट और टेलीग्राफ का जो विकास हुआ, वो भारतीयों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि शोषण को और आसान बनाने के लिए किया गया था। इसी शोषण को दादा भाई नौरोजी जैसे शुरुआती नेताओं ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा, जिसमें भारत का पैसा और संसाधन लगातार ब्रिटेन जा रहा था और भारत गरीब से और गरीब होता जा रहा था। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अंग्रेजों की इन्हीं दमनकारी और शोषण करने वाली नीतियों का एक उल्टा असर हुआ, जब पूरे देश के लोगों को ये एहसास होने लगा कि उनकी गरीबी, उनकी परेशानी, उन सब की वजह एक ही है, ब्रिटिश शासन। तो उनमें एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एकता की भावना पैदा हुई। इसमें इंग्लिश एजुकेशन ने भी एक अजीब सा रोल निभाया। अंग्रेजों ने तो ये एजुकेशन अपने लिए क्लर्क तैयार करने के लिए शुरू की थी, लेकिन इसी एजुकेशन को पाकर दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे लीडर्स ने लिबर्टी और डेमोक्रेसी के आइडियाज पढ़े। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को ही पूरे भारत के पढ़े लिखे लोगों को आपस में जोड़ने का एक जरिया बना लिया। तो इस तरह ब्रिटिश शोषण ने ही अनजाने में उस संगठित राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया, जिसने आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे वन लाइनर्स देख लेते हैं जो एसएससी, रेलवे और स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स में सीधे सीधे एमसीक्यू बनकर आते हैं। इन्हें बिल्कुल रट लीजिए। सवाल, कंपनी रूल का अंत किस एक्ट से हुआ? जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सवाल, भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? जवाब है लॉर्ड कैनिंग। सवाल, 1857 के बाद अंग्रेजों की कौन सी पॉलिसी उनकी रूलिंग का मेन बेसिस बनी? जवाब है फूट डालो और राज करो। सवाल, 1858 के एक्ट के जरिए किस बड़ी पॉलिसी को खत्म किया गया? जवाब है विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये फैक्ट्स आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आइए मेन पॉइंट्स को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला, हमने सीखा कि शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। दूसरा, वॉइसरॉय और भारत सचिव जैसे नए पद बनाए गए, जिससे भारत पर लंदन का कंट्रोल मजबूत और सेंट्रलाइज्ड हो गया। तीसरा, आर्मी को इस तरह से बदला गया कि दोबारा 1857 जैसी क्रांति न हो सके। चौथा, फूट डालो और राज करो सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि अंग्रेजों की एक सोची समझी सरकारी नीति बन गई। और पांचवा और सबसे जरूरी कि अंग्रेजों की इन्हीं शोषण करने वाली नीतियों ने ही अनजाने में ही सही भारत में कॉमन नेशनल आइडेंटिटी और राष्ट्रवाद को जन्म दिया।
और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जो आपको मेंस के आंसर लिखने में मदद करेगा। अंग्रेजों ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाया था, उसकी विरासत आज भी आज़ाद भारत में मौजूद है। आपको सोचना ये है कि ये ढांचा आज के भारत को किस तरह और कितना प्रभावित करता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा। और यहीं से हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है। जब ब्रिटिश पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा दमनकारी हो गईं, तो भारतीयों ने भी इसका एक संगठित जवाब देना शुरू किया। हमारे अगले विश्लेषण में हम जानेंगे कि कैसे 19वीं सदी के आखिर में अलग-अलग पॉलिटिकल एसोसिएशंस और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। धन्यवाद।